फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का और स्पोकन इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इन्वर्जन। नॉर्मली इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है और हम लोग कभी इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज इस टॉपिक पर हम ध्यान देंगे और ये टॉपिक है इन्वर्जन। इस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। इन्वर्जन इन्वर्जन मीन्स इसमें सेंटेंस का ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। इसमें ये इस दो प्रकार का इन्वर्जन होता है। एक होता है पार्शियल, एक होगा पार्शियल और दूसरा होता है कंप्लीट। अब पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन को आप समझिएगा। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हो जाती है। नॉर्मली ये केवल क्वेश्चंस में देखने को आपको मिला होगा कि जब आप कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो यू के पहले आ रहे हैं। तो ये तो एक सामान्य सा एक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या क्लोज क्वेश्चन में। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको इन्वर्जन, पार्शियल और कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में तो वर्ब ही पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। अब ये किस तरह से इसका यूज होता है अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं पार्शियल। पार्शियल इन्वर्जन के बारे में हम आपको पढ़ाते हैं कि यदि इफ द नेगेटिव एडवर्ब्स, जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स आपके पास होते हैं, आपको हमने पिछले दिनों में पढ़ाया था एडवर्ब की एक लिस्ट में। जैसे कि हमने पढ़ाया था नो, आपको पढ़ाया था नॉट, आपको पढ़ाया था हार्डली, आपने एक और पढ़ा होगा रेयरली, एक हमने पढ़ाया था आपको स्केर्सली। ये कनेक्टिव्स में अपने आपको पढ़ाया था स्केर्सली, है ना। तो नो, नॉट, हार्डली और आई मीन से स्केर्सली। आप फ्यू का भी यूज कर सकते हैं, लिटिल का भी यूज कर सकते हैं। अगर ये एडवर्ब्स साथ फ्रंट पोजीशन में यूज हो रहे हैं, आर यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन। देखिए कितना आसान होगा। इन द फ्रंट पोजीशन। अगर फ्रंट पोजीशन में यूज हो रहा है तो इन्वर्जन का यूज होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखी जाएगी। जैसे कि अगर हमने यहां पर यह कहा कि लिटिल डू आई नो अबाउट इट, मुझे बहुत ना के बारे में इसके बारे में पता है। लिटिल डू आई नो अबाउट इट। साधारण सेंटेंस में हम इसको ऐसा बोलते हैं कि आई नो लिटिल अबाउट इट। आप लिटिल को यहां लगाते हैं, लेकिन अगर आपने इसको फ्रंट पोजीशन में ले आए तो हमने डू को क्या किया, आगे कर दिया, है ना। हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, आपको याद होगा, हार्डली हैड आई स्लेप्ट, अभी मैं सोया भी नहीं था, व्हेन आई हर्ड अ नॉइज, मैंने एक आवाज सुनी। अभी मैं सोया भी नहीं था कि मैंने एक आवाज सुनी। अब देखिए यहां पर हार्डली अगर मैं फ्रंट पोजीशन में यूज कर रहा हूं तो मुझे हेड का उपयोग कहां करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, है ना। तो आप कोई सा भी आप ले लीजिए, नो, नॉट, नेवर, स्केर्सली, हमेशा अगर आप फ्रंट पोजीशन में यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहां होगी, आगे यूज होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं कि कुछ फ्रेजेस जो हैं अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, फ्रेजेस, इन फ्रेजेस को ध्यान रखना है। ये बड़ी लिमिटेड फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस के बारे में आप पढ़ें। ये फ्रेजेस कौन कौन सी हैं? जैसा आपको बोलना है अंडर नो सर्कमस्टांसेस, हिंदी में कहेंगे किसी भी परिस्थिति में नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। आप यूज कर सकते हैं ओनली देन, आप ओनली का यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में ओनली का कर रहे हैं, जैसे हमने कहा ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे आप यूज कर सकते हैं। अंडर अ ट्री आप कर सकते हैं। राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर। अगर आप ये फ्रेजेस यूज कर रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में हमेशा ये फ्रेजेस अगर फ्रंट पोजीशन में यूज हो रही हैं, ये बात हमेशा याद रखें, आर यूज्ड इन फ्रंट पोजीशन। अगर ये फ्रंट पोजीशन में यूज हो रही है तो भी हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे।
देखिए मैं किस तरह से इसको यूज कर रहा हूं। अगर मुझे बोलना है कि सिर्फ तब, ओनली देन कैन इंडिया प्रोग्रेस, सिर्फ तब भारत उन्नति कर सकता है। अब मुझे बोलना है कि सिर्फ तब भारत उन्नति कर सकता है, आप ओनली देन को फ्रंट पोजीशन में लगा रहे हैं, तो आपको कैन कहां लगाना होगा? सब्जेक्ट के पहले लगाना होगा, है ना। नॉर्मली हम बोल सकते हैं ओनली देन इंडिया कैन प्रोग्रेस, तो वो गलत हो जाएगा। ओनली देन कैन इंडिया प्रोग्रेस। इज इट क्लियर? आप कोई सा भी, जैसा आपको यूज करना है अंडर ए ट्री, लेकिन ये अंडर ए ट्री के अंदर हम लोग अगर आप अब यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम कंपैरेटिव बजट का यूज करेंगे कि अंडर ए ट्री was lying a farmer। मतलब क्या होगा बताइए? अगर मुझे बोलना है कि एक पेड़ के नीचे एक किसान सो रहा था। अब देखिए किसान सो रहा था तो किसान सब्जेक्ट है, ये कहाँ आना चाहिए? आगे। लेकिन ऐसी पोजीशन के अंदर हम लोगों ने क्या करा कि वर्ब को कहाँ यूज किया? सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि ये इन्वर्जन, बहुत सारे लोग इन्वर्जन के बारे में जानते ही नहीं है और बोलते समय ये ब्लेंडर करते हैं। जैसा अगर मैं कहूं यहाँ पर कि मैं, जैसे हम लिटिल का यूज कर रहे हैं, अगर मैं कहूं, या नॉट का यूज कर रहे हैं, नेवर का यूज कर रहे हैं कि आई विल नेवर टॉक टू यू, लेकिन अगर आपने नेवर पहले बोल दिया तो आप क्या बोलेंगे? नेवर विल आई टॉक टू यू। क्या यूज करेंगे? नेवर विल आई टॉक टू यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हार्डली, स्केर्सली, फ्यू, रेयरली, ये सारे वर्ड्स को आप यूज करें तो आप हमेशा ध्यान रहे, अगर आप फ्रंट पोजीशन में यूज कर रहे हैं तो आपको इन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। अब देखिए आपके पास दो, एक यूज करते हैं हम एडवर्ब को, कनेक्टिव को, सो दैट के कॉम्बिनेशन में और सच दैट के कॉम्बिनेशन में। इसके साथ भी सेम होता है। अगर ये फ्रंट पोजीशन में यूज हो रहा है तो भी हम क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब पूरा की एक इन्वर्जन यूज करेंगे। देखिए किस तरह से यूज करते हैं। अगर मैं कहूं सो लाउड वॉज द नॉइज, नॉर्मली हम बोलेंगे कि नॉइज वॉज सो लाउड, लेकिन हमने इस स्ट्रक्चर को बदल दिया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को बदल देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सो लाउड वॉज अ नॉइज दैट आई कुड नॉट कंसंट्रेट। इतना ज्यादा शोर हो रहा था कि मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया। तो क्या बोलेंगे? सो लाउड वॉज। तो देखिए वॉज कहाँ यूज किया हमने? आगे, क्योंकि इस वाक्य को हम शुरू किससे कर रहे हैं? सो से। अब मैं यहां पर एक सच का भी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर मैं यहां पर यह कहूं कि सच वॉज, ध्यान दें आप, सच वॉज अ मूवी, मतलब फिल्म ऐसी थी दैट एवरीबडी लाइक्ड, मतलब सब लोगों ने उसको पसंद किया। एवरीवन लाइक्ड। तो आप ये बात को समझे, सच वॉज अ मूवी। आपने वॉज का कहां यूज किया? आगे यूज किया। इन्वर्जन में ये नॉर्मल, ये एरर बहुत सामान्य तौर पर होती है, क्योंकि हम लोग साधारण टेंसेस स्ट्रक्चर को समझते हैं और स्ट्रक्चर को चेंज करना नहीं हम लोग सीख पाते हैं। लेकिन जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर वर्ड से ही वाक्य को शुरू करें। अगर हो सकता है, जैसा मैंने कहा अभी, कि आई विल नेवर टॉक टू यू, लेकिन हो सकता है कि हम लोग नेवर से वाक्य, नेवर पहले निकल जाए हमारे मुंह से, तो इस वाक्य को हमको चेंज करना पड़ेगा, नेवर विल आई टॉक टू यू। तो ये बहुत ही आसान है और यह हर एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। आकाश, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके रखना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर एक यूज हमने पढ़ा था, एक एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट आप बताते हैं। जैसे कि अगर आप सो या निदर या नॉर का यूज कर रहे होते हैं फ्रंट पोजीशन में किसी भी क्लॉज के, अगर ये वाले सो, नाइदर है, नॉर, है ना, निदर है, नॉर, हमेशा अगर फ्रंट पोजीशन में आप यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहां यूज होगी? आगे। जैसे अगर मैं कहूं कि आई डिडंट टॉक टू हर, आई डिडंट, मैंने उससे बात नहीं की, आई डिडंट टॉक टू हर, मैंने उससे बात नहीं की। अब मैं कहूं कि मैं करूंगा भी नहीं, तो क्या कहेंगे? नॉर विल आई। देखिए यहां विल को हमने आगे किया। अगर मैं क्या, आई डिडंट टॉक टू हर नॉर विल आई, मैंने उससे बात नहीं की और करूंगा भी नहीं, तो क्या यूज किया? नॉर विल आई। तो विल कहां गया? आगे। अगर यहां पर बोलते हैं ही इज अ गुड सिंगर, वो एक बहुत अच्छा सिंगर है। अब हमको ये बोलना है कि मैं भी हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो डू आई, सो एम आई, सॉरी,
सो एम आई, जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगी, अगर यहाँ पर यह होता कि ही सिंग्स वेरी वेल तो हम बोलते हैं सो डू आई, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाया सो एम आई, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं इज, तो यहाँ इज हमारा यूज होगा, आई के साथ क्या यूज होगा, एम। ऐसे क्लियर? तो आपको अगर ये बात एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा कहीं नहीं है कि फ्रंट पोजीशन है, लेकिन आपको फ्रंट पोजीशन लिखनी है, आपको ये बात को ध्यान रखना है। इस लिस्ट को हम आगे पढ़ाते जाते हैं आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। इन्वर्जन को जरूर समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में अगर इफ वर्ड, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस हमेशा इफ से आप यूज करते हैं, लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर यूज का यूज नहीं होता है, इफ इज नॉट यूज्ड इन इमेजिनरी कंडीशन, ध्यान देना, इमेजिनरी कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन एंड अनफुलफिल्ड कंडीशन। अगर आप अनफुलफिल्ड कंडीशन में और इमेजिनरी कंडीशन पे इफ का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस स्थिति में इन्वर्जन का यूज करना होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज आगे करना होगा। अब देखिए किस तरह से, अगर मैं यहां पर ये कहूं इफ, मैं इफ का यूज कर रहा हूं, इफ आई वर अ किंग, इफ आई, ये एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, आप लोग भी, है ना, प्रदीप एंड रितेश। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। ये देखिए काल्पनिक वाक्य है, ना मैं कभी राजा था और ना ही कभी पे गरीबों की मदद, तो ये सेंटेंस लेकिन एक कल्पना है कि अगर ऐसा होता, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, तो इसी स्थिति में, लेकिन अगर हमें इफ हटाना चाहता हूं तो ऐसी स्थिति में मुझे वर आगे करना होगा और सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर ऐसा होगा, वर आई अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। ये काल्पनिक वाक्य है। अब इसको हम अनफुलफिल्ड कंडीशन की ओर भी लेके जाते हैं कि कोई पास्ट टेंस में कोई घटना है जो पूरी नहीं हुई हो, तो हम क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस जो ओरिजिनल है, अगर मैं कहूं इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, यदि उसने खूब जम करके पढ़ाई की होती ना, तो वो पास हो गया होता, ही वुड हैव पास्ड। ये सेंटेंस ओरिजिनल है। अब मुझे इस सेंटेंस में इफ हटाना है, तो मैं हेड को उठा के क्या कर देता हूं आगे, और सेंटेंस ये होगा, हैड स्टडीड हार्ड, he would have passed। सेकेंड क्लॉज में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? हैड स्टडीड हार्ड, हैड आई नोन, यदि मुझे पता होता ना, हैड आई नोन, या उसको ऐसा भी कह सकते हैं इफ आई हैड नोन, लेकिन अगर मुझे इफ हटाना है तो हैड का यूज क्या करूंगा मैं आगे। इज इट क्लियर? तो इफ ही हैड नोन ही वुड हैव, आई वुड हैव गॉन, यदि मुझे पता होता तो मैं जाता। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से आता है, या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से और आप इफ नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोलना चाहते हैं, तो इस स्थिति में आपको अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। अब बात आती है रूल नंबर 6 की। अगर यहाँ कंप्लीट इन्वर्जन यानी इसमें वर्ब ही आगे आ जाती है, सब्जेक्ट नहीं, तो यहाँ पर अगर हियर एंड देयर, अगर आप इफ हियर एंड देयर का उपयोग आर यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन, अगर आप फ्रंट पोजीशन में इनका यूज कर रहे हैं तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे करना होगा। जैसे यहां पर मैं यहां पर कहूं कि हियर कम्स अ बस, हिंदी में कहते हैं अपन ये लो बस आ गई, तो यहां पर साधारण तौर पर बस सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो यहां पर वर्ब को क्या करना चाहिए था आगे। ध्यान दें आप, अगर मुझे बस कम्स होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लगा, हियर कम्स बस। अगर मुझे यहां पर बोलना है कि ये रहा आपका पेन, तो क्या कहेंगे, हियर इज योर पेन। ये रहा आपका इन्विटेशन कार्ड, हियर इज योर इन्विटेशन कार्ड। तो हियर इज, आप देयर का भी यूज करते हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था देयर का यूज। अगर मुझे बोलना है कि ये एक बुक है टेबल पर, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यहां पर देखिए इसको हमने बुक के पहले यूज किया है। अगर आप हियर एंड देयर का यूज इस तरह से कर रहे हैं फ्रंट पोजीशन में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लानी होगी। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप अच्छी इंग्लिश बोलें। ग्रामर, आप हमेशा सही ग्रामर का यूज करें, ग्रामर को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है।
आप भले ग्रामर ना पढ़ रहे हैं लेकिन आप स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखें। अगर स्ट्रक्चर गलत होगा तो ग्रामर भी गलत होगी, जिसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है। जी फिल्टर से जुड़े रहिए और इंग्लिश इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू।